बाज़ औक़ात हमारे पास ना आरबीसीज़ के अलावा डब्ल्यूबीसीज़ और प्लेटलेट्स की भी शामत आ जाती है। आम रूटीन में ज़्यादातर तो आरबीसीज़ ही आपको पता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। कभी कभार आप ये देखते हो कि प्लेटलेट्स भी और डब्ल्यूबीसीज़ भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए। ये फिनोमेना बड़ा रेयर है, ये ज़्यादातर हमें उन लोगों में मिलता है जिनमें बार बार रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स चल रही होती हैं। काफ़ी ऐसे हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसे एप्लास्टिक एनीमिया, थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हर हफ्ते ब्लड लग रहा होता है। तो डिफरेंट डोनर्स के डिफरेंट ब्लड सेल्स आने की वजह से, डिफरेंट डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स आने की वजह से उनकी सरफेस पे मौजूद रिसेप्टर्स के अगेंस्ट भी क्या बनना शुरू हो जाती हैं रेसिपिएंट के अंदर एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो याद रखिए ये आम रूटीन में कोई एक आधी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ कॉमन नहीं है। ये प्रॉब्लम उन लोगों में होता है जिनमें क्या चल रही होती है मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उनके साथ हमें मिलता है। फिर आपने याद रखना है कि दूसरा, चूँकि ओवरऑल सारी कॉम्प्लिकेशंस लिख रहे हैं तो हमारे पास रिस्क होता है डिफरेंट इन्फेक्शंस का। डिफरेंट इन्फेक्शंस में कॉमन इन्फेक्शंस आप सब जानते हो दुनिया भर में, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, HIV, इसकी तो मैंडेटरी स्क्रीनिंग है ना, इनकी हमारे पास तो मैंडेटरी स्क्रीनिंग की जाती है। आपने इनको स्क्रीन करना ही करना है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपने याद रखना है कि खाली यही ट्रांसमिट नहीं होते, इसके अलावा और भी इन्फेक्शंस हैं जो कि ट्रांसमिट हो सकते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग उनकी मस्ट नहीं है बिकॉज दे आर ट्रीटेबल। फॉर एग्जांपल मलेरिया चल रहा है, आप मलेरिया को तो डोनर में स्क्रीन नहीं करते, तो हो सकता है वो भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा साल्मोनेला आपको पता है डैट प्रोड्यूसेस टाइफॉइड फीवर, ये भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा वायरसेस हैं जैसे साइटोमेगालो वायरस, इस तरह के आपके पास और भी जो है जिनकी स्क्रीनिंग आम रूटीन में आप जो है वो नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर चंद एक हमारे पास लोकल कॉम्प्लिकेशन है। लोकल कॉम्प्लिकेशन मीन जो आपने पेरिफेरल लाइन ली हुई है जहाँ से आप ब्लड दे रहे हो। ठीक है, सो लोकल जो कॉम्प्लिकेशन है उनमें हमारे पास पेरिफेरल लाइन जो है जहाँ से आप ब्लड दे रहे हो उसमें डिफरेंट जो लोकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसमें आपके पास जो है वो जो वेसल है वो डैमेज होने की वजह से हेमरेज स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जहाँ से आपने ब्रेनुला पास किया हुआ है वहाँ से हेमरेज स्टार्ट हो सकता है। फिर आपके पास उस वेन का इन्फेक्शन हो सकता है। वेन के इन्फेक्शन को उर्फ़े आम में थ्रम्बो फिलीबाइटिस बोला जाता है। ठीक है, वो हो सकता है। फिर खुदा न खास्ता ब्लड बैग के थ्रू या ड्रिप सेट के थ्रू, ट्रांसफ्यूजन सेट के थ्रू ढेर सारी एयर चली जाए वेसल में, तो उसको क्या बोला जाता है, एयर एम्बोलिज्म। सिंपल चीज़ें। ठीक है, फिर आपने याद रखना है कि पेशेंट जा सकता है, एक और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है फ्लूइड ओवरलोड की। फॉर एग्जांपल किसी इंसान को एक दिन में आपने 3-4 खून की बोतलें लगा दी, एक बंदा जिसका कार्डिक पंप सही काम कर रहा है उसमें तो इतना मसला नहीं है। ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड का चांस होता है उन पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने में जिनमें पहले से क्या मौजूद होता है, हार्ट फेलियर, है ना। बाज़ औक़ात हार्ट फेलियर वालों में एनीमिया होता है, आप उन्हें ब्लड देते हो तो याद रखिए वो फ्लूइड ओवरलोड में जा सकते हैं। कहा जाता है कि हार्ट फेलियर वालों में, ठीक है, ड्यूरिंग मिड ट्रांसफ्यूजन ये ना हो कि वो फ्लूइड ओवरलोड में चले जाएं। आपने इंजेक्शन फ्यूरोसिमाइड इज़ फेमस लेसिक्स या लूप डायरेटिक 20 मिलीग्राम IV लाजमी देना है टू प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड। हार्ट फेलियर वाले में अगर खून लगना है तो आप बिल्कुल दें, ठीक है, लेकिन मिड ट्रांसफ्यूजन में लेसिक्स लाजमी देना है। तो जो पेरिफेरल लाइन है उसकी कॉम्प्लिकेशंस तो आसान है। जो लोकल आपने ब्रेनुला पास किया हुआ है उसमें ट्रॉमा हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वेन के इन्फेक्शन को थ्रोम्बोफिलिबाइटिस बोलते हैं, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। इसके अलावा फ्लूइड ओवरलोड आम रूटीन में तो कॉमन नहीं है, लेकिन कोई हार्ट फेलियर का मरीज़ है उसमें आप 1 लीटर कोई 2 ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हो तो उसमें फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। फिर आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम का MCQs है, व्हाट इज ट्रॉली।
ये जो ट्रॉली है इससे मुराद है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड acute lung injury, transfusion related acute lung injury। ठीक है, ये बेसिकली होता ये है कि आपके पास ये जो इम्यून कम्प्लेक्स हैं जगह जगह इनकी डेपोजिशन होती है वेसल वॉल पे, और यहाँ पर जो है वो लंग वस्कुलेचर के ऊपर, ठीक है, इनकी डेपोजिशन होती है किस पे, लंग वस्कुलेचर के ऊपर। ठीक है, डेपोजिशन होने की वजह से लंग वस्कुलेचर जो है वो डैमेज होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होती है लंग वस्कुलेचर की, और लंग की वेसल डैमेज होने की वजह से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रोटीन कंटेंट लंग एडीमा। ये जो हाई प्रोटीन कंटेंट पल्मोनरी एडीमा है, ये टॉपिक हम बड़ी तसल्ली से जो है वो पढ़ेंगे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। इसको बोला जाता है एज ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज ट्रॉली, तो आपने कहना ये ARDS है, ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद आपके पास होता ये है कि जो ब्लड में इम्यून कम्प्लेक्सेस बनते हैं जहाँ वो और तबाहियाँ मचा रहे हैं, एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन, हेमोफिलिटिक रिएक्शन, तो वहाँ पर यही जो है वो आपके पास इम्यून कम्प्लेक्सेस जाकर लंग वस्कुलेचर पे डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये लंग वस्कुलेचर को डैमेज करते हैं। एक तो लो प्रोटीन कंटेंट होता है पल्मोनरी एडीमा, वो हार्ट फेलियर के साथ होता है। ये हाई प्रोटीन कंटेंट पल्मोनरी एडीमा बेसिकली ARDS कहलाता है। फिर लास्ट में लिख लीजिए कोगुलेशन डिफेक्ट। कोगुलेशन डिफेक्ट्स से मुराद ये है कि आपके पास बाज़-औक़ात ज़्यादा ब्लड, 3-4 ब्लड देने से ब्लीडिंग टेंडेंसीज भी हो सकती हैं। ठीक है, वो कैसे? जुमला लिखिए, द लाइफ ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो लाइफ है वो आपको पता है RBC की तो 120 दिन है ना, प्लेटलेट्स की 7 दिन है। ठीक है, और WBCs की 4 दिन। ठीक है, सो जो लाइफ है क्लॉटिंग फैक्टर्स की, डेट इज फ्रॉम 7 to 72 आवर्स। आइडली तो होता ये है कि आपको हमेशा फ्रेश ब्लड देना चाहिए, लेकिन आप किसी ब्लड बैंक में खून मांगने जाओगे तो आम रूटीन में कहा जाता है कि 2 हफ्ते पुराना ब्लड इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि उसमें RBCs तो मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपने किसी इंसान को 3-4 ब्लड ऐसे लगा दिए जो कि 5 दिन पुराने थे, उसमें RBCs तो होंगे, प्लेटलेट्स भी होंगे, कुछ WBCs भी मिल जाएंगे, लेकिन उस ब्लड में क्या चीज़ मौजूद नहीं होगी, क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की लाइफ क्या होती है, 7 to 72 आवर्स। ठीक है, सो 3 दिन पुराना ब्लड जो होता है वो डेफिशिएंट होता है किसमें, क्लॉटिंग फैक्टर्स में, और ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल अबाउट ABO ब्लड ग्रुपिंग, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, सो मंडे से इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट विद द हेमोलिटिक एनीमिया। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, और पिछले वीक में उनकी क्लासेस मिस हैं हेमाटोलॉजी की और एंडोक्रिनोलॉजी की, सैटरडे को कल वो सुबह 10 बजे आ सकते हैं और अपनी मिसिंग क्लासेस जो हैं दे कैन स्टार्ट। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। कुछ इस सैटरडे हो जाएंगी, कुछ नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू।